दोस्तों, अगर आपके पिताजी, आपके भाई, आपके चाचा आपको पुश्तैनी ज़मीन में हिस्सा देने से मना कर रहा है, या ये भी होता है कि कई बार पुश्तैनी ज़मीन का हम बंटवारा करना चाहते हैं, लेकिन जो है जो और हिस्सेदार है, जो जैसे कि मान लीजिए भाई है या चाचा है, तो जो बाकी के हिस्सेदार है उस वक्त अवेलेबल नहीं रहता है। कोई सिटी से बाहर है, कोई देश से बाहर है, या कोई भी कारण हो, एट अ टाइम वो वहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको पुश्तैनी ज़मीन में जो है अपना हिस्सा अलग करना अनिवार्य है आपके लिए। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं जयकरण ब्लैस से स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जैक में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि आपको हमारे इस चैनल पे आने वाले इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम लोग समझते हैं पूरी बातों को विस्तार से कि किस तरह से जो है हम बिना किसी के सहमति के, बिना अनदर हिस्सेदार के सहमति से उस ज़मीन में, उस पुश्तैनी ज़मीन में जो है अपना हिस्सा कैसे अलग कर सकते हैं, अपने नाम कैसे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रोसेस को। प्रोसेस में हम लोग ये समझेंगे पहले कि डॉक्यूमेंट क्या क्या हमें लगाना पड़ेगा वहाँ पे। तो सबसे पहले आपको जो प्रॉपर्टी है आपकी, जिसका आप बंटवारा करना चाहते हैं, जो भी आपका प्रॉपर्टी है, उसका जमाबंदी लगेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो है एक वंशावली देना पड़ेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, है ना। अब बात यहाँ पे ये आती है, थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पे ये आ जाता है कि जो ज़मीन का प्रॉपर्टी का जो कागजात होता है ना, वो मोस्ट केस में जो है, मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है कि बड़े चाचा, बड़े भाई के पास या पिताजी के पास रहता है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर बड़े पापा के पास है या चाचा के पास है तो वो नहीं देता। ये 99% केस में ऐसा है कि वो देना नहीं चाहता, वो देता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर वो कागज़ दे रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। अब इसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन निकाल लीजिए, या फिर आप अपना पंचायत में, आपका जो ब्लॉक है वहाँ पे आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके अपनी ज़मीन का जो जमाबंदी है उसका आप नकल निकाल के ले आएंगे वहाँ से। ऑनलाइन कैसे निकालना है इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब रही बात आपका वंशावली का, तो वंशावली भी आप जो है अपने पंचायत में जो है ग्राम सेवक के द्वारा बनवा सकते हैं। ठीक है ना, तो वो एक सादा नॉर्मल पेपर पे भी जो है आपको वंशावली बना के दे देगा और एक स्टैंप लगा के दे देगा, वो आपका वंशावली पक्का वंशावली हो जाता है। ठीक है ना। किस तरह से वंशावली बनता है, क्या प्रोसेस है वंशावली बनाने का, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, रही बात आधार कार्ड की, तो वो आपके पास होता ही है। ठीक है, अब आपको करना ये होगा कि आपका जो ब्लॉक है, आपका जो अंचल है, वहाँ पे आप जो है सिविल कोर्ट में जो है एक पार्टीशन सूट का मुकदमा दर्ज करेंगे। बहुत भारी लग रहा है सुनने में, पार्टीशन सूट का मुकदमा, है ना, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस होता है। आप एक मुकदमा दायर करेंगे पार्टीशन सूट का, उसमें आपका जो भी हिस्सेदार होगा उस ज़मीन का, उस प्रॉपर्टी का जो भी हिस्सेदार होगा, उन सब का नाम भी आपको बाकायदा देना पड़ेगा। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि उन सब के नाम से जो है, उन सब के नाम और एड्रेस जो आप वहाँ पे दोगे, उन सब के नाम से जो है उनके एड्रेस पे एक नोटिस भेजा जाएगा सिविल कोर्ट के द्वारा कि फलाने डेट को जो है इस केस की सुनवाई होने वाली है, इस पे फैसला किया जाएगा, आप लोग यहाँ पे उपस्थित रहे। ऐसा मैटर कुछ इसमें नोटिस में लिखा रहता है। ठीक है, अब दो बातें होंगी, या तो आपके जो बाकी के हिस्सेदार है वो आएगा कोर्ट में, और या फिर वो मना कर देगा, नहीं आऊँगा, या फिर ये होता है कि उन तक खबर पहुँचे ही ना, है ना। आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आया तो आपके लिए बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है आपके लिए। नहीं आया तो क्यों गुड है? क्योंकि जब वो आएगा ही नहीं तो एक तरफा फैसला आपके लिए कर दिया जाएगा, और उस प्रॉपर्टी में जो आपका हिस्सा है, जो भी आपका जितना हिस्सा बन रहा है, वो आपको दे दिया जाएगा, है ना। और आया तो हो सकता है 1% कुछ ऑब्जेक्शन लगे, है ना, और केस का डेट आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा टाइम लग जाए उसमें, और अगर नहीं आया तो टाइम पे आपका फैसला हो जाएगा और जल्दी ही आपको आपका प्रॉपर्टी में हिस्सा। तो चलिए अब हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि इसमें कितना का खर्चा आने वाला है। ठीक है, तो देखिए जो भी प्रोसेस होता है इसके लिए जो कोर्ट फी लगता है, तो कोर्ट जो है इसके लिए एक निर्धारित वैल्यू डिसाइड किया है
1 से लेकर 1.5% के बीच का, ठीक है। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी उसका जो भी वैल्यू होगा उसका अलग अलग वैल्यू का जो है अलग अलग जो है कोर्ट फी परसेंटेज के हिसाब से निर्धारित किया गया है, ठीक है ना। तो इसका अगर मैं विस्तार से डिस्कस करने बैठूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने जो है इसका रेट लिस्ट जो है कोर्ट फी का जो है रेट लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देने वाला हूं, जहां से आप उसको PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जो प्रॉपर्टी है ना, अगर आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 करोड़ है, मान लेते हैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है आपकी, तो 1 करोड़ का जो कोर्ट फी लगने वाला है आपको वो लगभग जो है 1.26% के आसपास लगने वाला है। और अगर हम उसकी वैल्यू बैठा लें तो 1,26,000 के आसपास जो है आपका कोर्ट फी लगने वाला है। अब ये 1,26,000 जो है वो आपको अकेले नहीं भरना है। अगर मान लीजिए आप 5 भाई हैं, है ना, उस जमीन का उस प्रॉपर्टी का हिस्सेदार 5 है, तो वो 1,26,000 5 भाइयों में डिवाइड किया जाएगा। लगभग ये मान के चलिए कि एक एक भाई के हिस्से में जो है लगभग 25-26 हज़ार रुपये पड़ने वाला है ना, 25,000 25,500 के आसपास पड़ेगा एक एक का हिस्सा। तो आपको सिर्फ अपना ही हिस्सा पे करना है, जितना का आपका वैल्यूएशन बैठेगा, आपका हिस्सा का जितना वैल्यू बैठेगा आपको सिर्फ उतने का ही पेमेंट करना है, ठीक है ना। अगर आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 करोड़ से एक्सीड होती है, जैसे 10 लाख ज़्यादा हो गया है ना, 1 करोड़ 10 लाख है, या मान लेते हैं 1 करोड़ 50 लाख है, 1 करोड़ 80 लाख है, तो 1 करोड़ का तो 1.26% लगना ही लगना है। उसके अलावा जो वैल्यू एक्सीड होती है 10 लाख 50 लाख 80 लाख 70 लाख जो भी बढ़ेगा, तो उस वैल्यू का, उस 10 लाख का, उस 50 लाख का, उस 80 लाख का जो है आपको आधा परसेंट 0.5% जो है चार्ज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कुछ वैल्यू जो है निर्धारित किया गया है सिविल कोड के द्वारा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो वैल्यू है वो निर्धारित किया गया, चार्ज निर्धारित किया गया, क्योंकि ये सिविल कोड का मामला होता है। तो हर जगह का, हर स्टेट का, हर अनुमंडल का जो है अपना अलग अलग चार्ज होता है, तो वो अपने हिसाब से चार्ज को जो है निर्धारित कर। चलिए, तो अब हम लोग ये समझते हैं कि अगर आप उस कोर्ट फी को पे करने में सक्षम नहीं हैं, आप गरीब हैं, रोज कमाने खाने वाले हैं, होता है ऐसा, तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाए, है ना। क्या आप अगर नहीं पे करेंगे तो क्या आपका जो है जमीन, आपका प्रॉपर्टी में हिस्सा आपको अलग करके नहीं देगी सरकार? देगी। इसके लिए एक प्रावधान है, सिविल कोर्ट ने इसके लिए भी एक प्रावधान बनाया है। अगर आप कोर्ट फी पे करने में सक्षम नहीं है तो आप एक जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं सिविल कोर्ट में कि महामहिम मैं ये पे करने में सक्षम नहीं हूँ। तो उसके लिए आपको जो है प्रूफ करना पड़ेगा कि आप इसको पे करने में सक्षम नहीं है। क्यों सक्षम नहीं है, इसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपना आय सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र जो है वहाँ पे लगाना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। तब जाके जो है आपको जो है इस कोर्ट फी से जो है राहत दिया जाएगा और आपसे कोई भी चार्ज जो है नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रावधान है, तो ऐसे में कोई घबराने वाली बात है नहीं कि यार इतना खर्चा लगेगा, मैं कहाँ से पे करूँगा, ठीक है ना। प्रावधान है, आप आराम से एप्लीकेशन और आय प्रमाण पत्र लगा के इससे निजात पा सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सीधा हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो वहाँ आपको हमारा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा और आप उस ईमेल एड्रेस के थ्रू जो है डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हम इस तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।